नमस्कार साथियों, मैं हर्ष गोयल आप सभी का इस कक्षा में स्वागत करता हूं। इस कक्षा में हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 9 का अध्याय 7 जो है हमारा त्रिभुज। तो इस अध्याय में हम त्रिभुजों की सर्वांग समताएं के बारे में जानेंगे कि दो त्रिभुज कब सर्वांग सम कहलाते हैं। वह हम त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कुछ कसौटियों को पढ़ेंगे, जैसे हो गया ऐसे एस भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम। ठीक है, और पढ़ेंगे हम एएसए के बारे में, कोण भुजा कोण सर्वांग समता नियम। फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे, त्रिभुजों के कुछ गुणों के बारे में जानेंगे कि गुणों के आधार पर हम त्रिभुजों का वर्गीकरण किस प्रकार कर सकते हैं, वह इनके कुछ नियमों को भी इसमें जानेंगे। और अंत में हम इसके कुछ और कसौटियां पढ़ेंगे सर्वांग समता के लिए, जैसे कि एस 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 भुजा 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 नियम और आरएचएस नियम। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस वाले भाग में हम स्टार्ट करने वाले हैं त्रिभुजों की सर्वांग समताएं और त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कसौटियां। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपके पास सबसे पहले यह है कि त्रिभुज होता क्या है। क्या है कि त्रिभुज होता क्या है? तो तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति हमारी त्रिभुज कहलाती है। क्या बताया हमने कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, क्या बताया? तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति हमारी त्रिभुज कहलाती है। अब त्रिभुज में आपके तीन तो होते हैं शीर्ष, तीन ही होती हैं भुजाएं, वे तीन ही होते हैं आपके कोण। तो देखिए इसके तीन शीर्ष हो गए ए बी सी, तीन हो गए शीर्ष, तीन होती है इसमें भुजाएं ए बी बी सी ए सी, और तीन हो गए इसमें आपके कोण। कोण हो गए देखो ए बी और सी, तो तीन शीर्ष हो गए आपके ए बी सी, तीन भुजाएं आपकी हो गई ए बी बी सी ए सी, और आपके तीन कोण हो गए कोण ए, कोण बी और कोण सी। क्लियर बच्चों? तो तीन भुजाओं से घिरी आकृति, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति आपकी त्रिभुज हो गई। तीन शीर्ष, तीन भुजाएं, तीन कोण हो गए। क्लियर? अब देखिए एक चीज आप कि त्रिभुज के जो तीन कोण हैं, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है बच्चों? वो हमारा 180 डिग्री के बराबर होता है। मतलब इसके जो तीन कोण हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी, तीनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। और एक चीज आप ध्यान रखना कि त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का यदि हम अंतर निकालें, क्या बताया कि त्रिभुज की यदि किन्हीं भी दो भुजाओं का हम अंतर निकालें तो वो क्या होगा? तीसरी भुजा से कम होगा, तीसरी भुजा से बड़ा नहीं हो सकता। जैसे मान के चलिए आपका ये तीन है, ये चार है और ये पांच है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए। ठीक है, तीन हो गया। अब हम कह रहे हैं कि दो भुजाओं का अंतर तीसरी से छोटी होगा, यानी कि 5 - 3 करें तो जो दो आया है वो हमारा चार से छोटा होगा। तो दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से बड़ा नहीं हो सकता। क्लियर? समझ में आ गया त्रिभुज आपको सभी को? क्या क्या बताया? बंद आकृति, तीन भुजाओं से घिरी त्रिभुज होते हैं, तीन शीर्ष, तीन भुजाएं, तीन कोण होते हैं, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। और त्रिभुज की जो दो भुजाओं का अंतर होता है वो हमारा तीसरी भुजा से छोटा होता है। क्लियर? तो देखो बच्चों, त्रिभुज क्या है? तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसके तीन शीर्ष, तीन भुजाएं व तीन कोण होते हैं। भुजाएं आपकी हो गई ए बी बी सी सी ए, कोण हो गए आपके बी ए सी, यानी कि ए वाला कोण, कोण ए बी सी, यहां बी वाला कोण, और कोण बी सी ए, ये वाला कोण, और शीर्ष हो गए इसके ए बी सी। क्लियर? देखिए अब आप त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। कितना होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग? 180 डिग्री के बराबर। और त्रिभुज की दो भुजाओं के बीच का अंतर तीसरी भुजा से कम होता है। हम कोई से भी त्रिभुज की दो भुजाओं का लो और उनका अंतर निकालें तो जो उनका अंतर होगा वो तीसरी भुजा से क्या होगा बच्चों? छोटा होगा। क्लियर? तो सभी को समझ में आया यहां तक कि त्रिभुज क्या है और उसके कुछ नियम। ठीक है, अब देखो अगला है हमारा सर्वांग समता क्या होता है।
तो देखिए सर्वांग समता का मतलब क्या होता है, तो सर्वांग समता का मतलब होता है सभी तरह से बराबर। क्या होता है सर्वांग समता का मतलब? सभी तरह से बराबर, से बराबर। इसका मतलब क्या होगा कि दो आकृतियों को यदि हम कह रहे हैं सर्वांग समता, मतलब दो आकृतियों को यदि हम कहते हैं कि ये दोनों आकृतियां हमारी सर्वांग सम हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि दो आकृतियों को यदि हम सर्वांग सम कह रहे हैं तो उनकी क्या होगा? माप बराबर होंगी। क्या होगा उनका? एक तो उनका माप बराबर होगा और एक उनका आकार बराबर होगा। क्लियर? तो क्या क्या होगा? यदि हम दो आकृतियों को सर्वांग सम कह रहे हैं तो उनका आकार भी बराबर होगा और उनकी माप भी बराबर होंगी। जैसे देखिए ये आपका एक वृत्त है, मान लीजिए इसकी त्रिज्या कितनी है? 2 इकाई, और ये एक दूसरा वृत्त है, इसकी त्रिज्या भी कितनी है? 2 इकाई। तो अब आप मुझे बताओ इन दोनों का आकार बराबर है, दोनों की माप बराबर है, तो ये दोनों आकृतियां हमारी क्या कहलाएंगी? ये दोनों आकृतियां सर्वांग सम कहलाएंगी। माप बराबर, आकार बराबर। इस प्रकार देखिए मान लीजिए ये एक त्रिभुज हो गया और ये एक त्रिभुज हो गया, ठीक है, और इसमें कह दूं मैं 2 3 5, 2 3 5, ऐसे ही एक आयत हो गया, वर्ग हो गया, जो भी आप लेना चाहो। अब इस वर्ग की क्या है? ये भुजा 2 2 2 2, ये भी 2 2 2 2, तो ये भी क्या हो गया? ये भी हमारे सर्वांग सम हो गए, आकार व माप बराबर। अब एक चीज और देखो, जो सर्वांग सम आकृतियां होती हैं, यदि मैं इसको इसके ऊपर रख दूं, एक आकृति को दूसरी आकृति के ऊपर रख देता हूं, तो ये क्या होंगे? पूर्ण रूप से ढक लेंगे एक दूसरे को। क्लियर? यदि मैं इस आकृति को उठा के इसके ऊपर रखूं तो ये क्या करेगी? इसको ढक लेगी। क्लियर बच्चों? समझ में आया सर्वांग समता क्या है? तो देखिए सर्वांग समता का अर्थ है आपका सभी प्रकार से बराबर। तो वे आकृतियां जिनके समान तो आकार हो और समान ही क्या हो? माप हो, वो आकृतियां सर्वांग सम कहलाती हैं। और यदि हम एक दूसरे के ऊपर इन्हें रखें तो ये एक दूसरे को पूर्णतः आपस में ढक लेते हैं। जैसे इस वृत्त को यदि मैं इसके ऊपर रखूं तो ये ढक लेगा, इस वर्ग को इसके ऊपर रखूं ये भी ढक लेगा, और इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के ऊपर रखूं तो ये भी इसको ढक लेगा। क्लियर बच्चों? तो अब देखिए आप त्रिभुजों की सर्वांग समता क्या होती है। त्रिभुजों की सर्वांग समता यानी कि हम दो त्रिभुजों को सर्वांग सम कब कह सकते हैं? तो ध्यान रखना बच्चों, मान लीजिए आपके पास दो त्रिभुज हैं ये, और हम कह रहे हैं कि दो त्रिभुज सर्वांग सम कब होंगे? तो दो त्रिभुज सर्वांग सम तब होते हैं जब इनकी संगत भुजाएं व संगत कोण कैसे हो? बराबर हो। क्या बताया हमने? संगत भुजाएं व संगत कोण बराबर हो, संगत भुजाएं व संगत कोण बराबर हो, तो हम दो त्रिभुजों को सर्वांग सम कहते हैं। मान लीजिए ये एक त्रिभुज है ए बी सी और ये है डी ई एफ, तो ये त्रिभुज दोनों सर्वांग सम कब कहलाएंगे? जब इनकी संगत भुजाएं बराबर हो व संगत कोण बराबर हो। तो ये 3 है, ये 4 है, ये 5 का है, ये 3 cm, ये 4 cm और ये 5 cm। तो देखिए आपका क्या बताना है? संगत तो भुजाएं और संगत कोण। तो ए बी आपकी क्या हो गई? ये जो ए बी भुजा है ये किसके बराबर है? ये आपके डीई के बराबर है। तो ए बी भुजा डीई के बराबर है। ऐसे ही जो ए सी भुजा है वो डी एफ के बराबर है और जो बी सी भुजा है वो ई एफ के बराबर है। तो संगत तो भुजाएं कैसी हैं? बराबर है। और मान लीजिए संगत कोण, ये आपके 50 डिग्री का है, ये आपके 80 डिग्री का है और ये भी कितना है आपका? 50 डिग्री का। और ऐसे ही ये वाला कोण भी 50 डिग्री का, ये वाला कोण 80 डिग्री का और ये वाला कोण भी 50 डिग्री का। तो क्या हो रहा है? आपके संगत कोण भी बराबर है। ये वाला जो कोण है वो इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर और ये वाला कोण इसके बराबर। तो संगत भुजाएं व संगत कोण आपस में बराबर हैं, तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? सर्वांग सम होंगे। तो हम कह सकते हैं वह संगत कोण बराबर, संगत कोण बराबर, तो हम कह देंगे कि त्रिभुज कौन सा वाला? एबीसी।
व त्रिभुज DEF कैसे हो गए? सर्वांग सम हो गए। दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? सर्वांग सम हो गए। क्लियर? दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। और सर्वांग समता को हम किस प्रकार दर्शाते हैं? इस चिन्ह से दर्शाते हैं। देखो, सर्वांग समता को हम इस चिन्ह से दर्शाते हैं, दो ऐसे लाइन और फिर ऊपर से इस तरह से। तो ये हो गया सर्वांग समता दर्शाने वाला चिन्ह। क्लियर बच्चों? तो सभी को समझ में आया कि त्रिभुजों की सर्वांग समता क्या है। तो देखिए आप कि त्रिभुजों की सर्वांग समता में है कि यदि एक त्रिभुज की भुजाएं और कोण दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं और संगत कोण के बराबर हो तो वो त्रिभुज कैसे कहलाएंगे? सर्वांग सम कहलाएंगे। क्या बताया? त्रिभुज की भुजाएं व कोण दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं व कोणों के बराबर हो। जैसे देखिए, ये आपके पास त्रिभुज हो गया ABC, ये हो गया PQR। देखो, AB आपका PQ के बराबर, AC आपका PR के बराबर, BC आपका QR के बराबर। संगत भुजाएं बराबर, संगत कोण बराबर। कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q, कोण C बराबर कोण R। तो संगत भुजाएं बराबर, संगत कोण बराबर। यहां पर देखो, शीर्ष है A, यहां पर है शीर्ष P, यहां पर शीर्ष B, यहां पर शीर्ष Q, और ये वाला शीर्ष C, ये वाला शीर्ष R। क्लियर? तो दो त्रिभुज, त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR कैसे हो गए? सर्वांग सम हो गए। ये चिन्ह किसका है? सर्वांग समता का है। तो देखिए, संगत शीर्ष हो गए आपके A और P, B और Q, C और R। संगत भुजाओं की हमने बात करी तो AB PQ के है, तो AB और PQ, BC और QR, और AC और PR। और संगत कोणों की बात करें तो देखिए, A आपका किसके है? P के बराबर है, तो ये हो गए संगत कोण A और P, B और Q, और C और R। तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं AP BQ, C से R, R से C, AB PQ, BC QR और AC PR। क्लियर? तो समझ में आया कि आपके दो त्रिभुज सर्वांग सम तब कहलाएंगे जब एक त्रिभुज की भुजाएं व कोण दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं व कोण के बराबर हो। ठीक है? अब देखिए आप आगे, सर्वांग समता त्रिभुजों में संगत भाग बराबर होते हैं। देखिए, हमने अभी पढ़ा है कि यदि दो त्रिभुज हमने सर्वांग सम कर दिए तो उनके संगत भाग कैसे हो गए? आपस में बराबर हो गए। संगत भुजाएं यानी एक त्रिभुज की ये वाली भुजा दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा के बराबर हो गई। इसका मतलब सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत भाग बराबर होते हैं। तो ये बच्चों ध्यान रखना कि कभी भी आपके पास दो सर्वांग सम त्रिभुज हो तो उनके संगत भाग कैसे होंगे? आपस में बराबर होंगे। तो देखो, सर्वांग समता त्रिभुजों के संगत भागों के लिए हम संक्षेप में क्या लिखते हैं? CPCT। तो CPCT का मतलब यह हो गया कि सर्वांग समता त्रिभुजों में संगत भाग बराबर होंगे। क्या हो गया CPCT का मतलब? सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत भाग बराबर होंगे। क्लियर? सभी को समझ में आया? अब देखिए आगे, त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कसौटियां। तो हम क्या कर रहे हैं कि त्रिभुजों को सर्वांग समता सिद्ध करने के लिए कुछ कसौटियों को देख रहे हैं, जिसमें हमारी पहली है SAS, और एक हम पढ़ने वाले हैं ASA, और एक हम जानेंगे AAS। देखो, SAS, S मतलब साइड, साइड को कहते हैं हम भुजा। A मतलब एंगल, एंगल मतलब कोण। तो भुजा कोण भुजा, कोण भुजा कोण, और कोण कोण भुजा, ये हमारे पास, इसमें हम कसौटियों को पढ़ने वाले हैं। तो देखिए आपकी जो SAS कसौटी है ये क्या होती है? देखो, SAS कसौटी क्या होगी? तो यदि हम बात करें SAS की, मतलब भुजा कोण भुजा। अब समझो, देखो, ये मान के चलिए आपके पास दो त्रिभुज हो गए, ये हो गया ABC, ये हो गया DEF। देखो, इसमें दिया गया है SAS, मतलब भुजा कोण भुजा। इसका मतलब दो बार क्या आ रहा है? भुजा आ रहा है, एक बार आ रहा है कोण आ रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि यदि किसी त्रिभुज की क्या हो? यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में कैसी हो? बराबर हो। तो मान लीजिए AB हो गया और एक हो गया आपके ये DE, ठीक है, और एक हम कह रहे हैं BC और एक कह रहे हैं EF। तो क्या बताया हमने कि दो भुजाएं बराबर हैं, AB BC DE EF। तो
जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो और उनके अंतर्गत कोण, ये लाइन ध्यान से सुने, अंतर्गत कोण का मतलब क्या है कि दोनों भुजाओं के बीच का कोण। अंतर्गत कोण का मतलब दोनों भुजाओं के बीच का कोण, ये इस तरह से। तो दोनों भुजाओं के बीच का कोण क्या हो, बराबर हो, कोण बी बराबर कोण ई हो, तो हमारे त्रिभुज क्या होंगे, तो हमारे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। तो यदि हमने ये तीनों चीज बता दी कि ए बी बराबर है डीई के, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी बराबर डीई, बी सी बराबर ई एफ, और हमारा कोण बी बराबर कोण सी। ठीक है, तो यदि हम ये कह दें कि दो भुजाएं बराबर हैं और उनके अंतर्गत कोण बराबर हैं, तो क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज डीई एफ के। क्लियर? तो दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। अब देखो, यदि मैं इन दोनों भुजाओं की जगह ये ना लेकर ए सी और सी बी ले लेता, मान लीजिए ए सी को मैं बराबर लिख देता डी एफ के और मैं सी बी को बराबर लिख देता एफ ई के, तो अब मेरा कोण कौन सा होता, हमने बताया है दोनों भुजाओं के अंतर्गत कोण। तो अब मैं यहां पे कौन सा कोण लेता, कोण सी बराबर कोण एफ। ये वाली भुजा और ये वाली दोनों भुजाएं बीच का कोण बना रही हैं सी, ये बना रही है एफ। इसका मतलब अब ये वाला चीज होगा। ठीक है, तो समझ में आया कोण कौन सा लेना है, दो भुजाओं के अंतर्गत वाला कोण। तो सभी को समझ में आया, एस क्या है, भुजा कोण भुजा, यानी कि दो भुजाएं बराबर और उनके अंतर्गत कोण आपस में बराबर। तो देखिए बच्चों, ऐसे यह सर्वांग समता नियम है, यह आपका अभिग्रहित 7.1 है कि यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनका अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो, तो वो दोनों क्या होंगे, त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। यानी कि ए बी सी सर्वांग सम हो गया पी क्यू आर के। क्लियर? तो देखिए आप इस तरह से दो त्रिभुज हो गए आपके। अब देखो ए बी है 3, पी क्यू है 3, ए सी और देखो बी सी है 4, क्यू आर है 4। इसका मतलब ए बी तो बराबर हो गया हमारे किसके, पी क्यू के, और हमारा बी सी बराबर हो गया क्यू आर के। क्लियर? 3 3 4 4। और देखो दोनों भुजाओं के अंतर्गत कोण, कोण बी 70 डिग्री, दोनों भुजाओं के अंतर्गत कोण, कोण क्यू 70 डिग्री बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम हो गए। क्लियर बच्चों, सभी को समझ में आया ऐसे एस क्या है। अब देखिए आगे, अब हम अगला पढ़ने वाले हैं ए एस ए। अब ए एस ए नियम क्या होगा, ए एस ए नियम मतलब दो कोण और एक भुजा। तो देखिए आपके पास मान लीजिए दो त्रिभुज हो गए, ये हो गया हमारा ए बी सी, ये हो गया पी क्यू आर। तो हम क्या कह सकते हैं, हम देखो क्या कहेंगे, ए एस ए, तो दो कोण बराबर होने पड़ेंगे और एस एक भुजा बराबर होनी पड़ेगी। तो देखिए क्या होगा कि मान लीजिए आपके कोण बी बराबर है कोण क्यू के और कोण सी बराबर है कोण आर के। तो हम इसमें यह कहते हैं कि जब हमारे दो कोण बराबर हो, दूसरे त्रिभुज के दो कोण बराबर हो और वो दोनों कोणों से अंतर्गत जो भुजा होगी, देखो ये दोनों कोणों के अंतर्गत भुजा कौन सी हो गई, बीसी, और इन दोनों कोणों के अंतर्गत भुजा कौन सी हो गई, क्यू आर। तो इन दोनों कोणों के अंतर्गत भुजा बराबर होनी चाहिए। यदि आपने ये कह दिया कि कोण बी और कोण सी तो आपस में इन दोनों के क्यू और आर के बराबर है, लेकिन भुजा आपने कह दी कि ए बी बराबर है पी क्यू के, तब हमारा ए एस ए नहीं लग सकता, क्योंकि ए एस ए में यह कह रहा है कि जब दो कोण बराबर हो तो उनके जो अंतर्गत भुजा है, यानी देखो इन दोनों कोणों की भुजा कौन सी हो गई, बीसी, और इन दोनों भुजा हो गई क्यू आर। तो जब ये बीसी बराबर क्यू आर होगा तो ये क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी आपका सर्वांग सम होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। तो समझ में आया ए एस ए क्या कह रहा है, ए एस ए ये कहता है कि जब दो कोण बराबर हो तो उनके अंतर्गत वाली भुजा भी यदि बराबर हो तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांग सम होंगे। अब समझो देखो, तो ए एस ए सर्वांग समता नियम ये आपकी प्रमेय 7.1 भी है कि दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा के बराबर हो।
क्लियर? तो दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे एएसए के नियम के हिसाब से, एक त्रिभुज के दो कोण और अंतर्गत भुजा, दूसरे त्रिभुज के दो कोण और अंतर्गत भुजा। क्लियर? सभी को समझ में आया? अब देखिए इस प्रमेय को हम प्रूफ कैसे करेंगे। तो देखो प्रूफ कैसे करने वाले हैं। देखो सबसे पहले तो हमने बनाए दो त्रिभुज, ठीक है, ये हो गया हमारा ए, ये हो गया बी, ये सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई और ये हो गया एफ। अब समझो देखो क्या दिया गया है आपके पास। हम कह रहे हैं कि जब हमारे पास दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजाएं बराबर हो तो त्रिभुज हमें सर्वांग सम प्रूफ करना है। तो देखिए हमारे पास क्या क्या दिया है, क्या है हमारे पास, दो कोण आपस में बराबर हैं। तो हम लिख सकते हैं कि एक काम कीजिए, इसको ऐसा लिखिए कि त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF में क्या है। देखो त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF में तो हमें पास दिया गया है दो कोण, कोण B बराबर कोण E, कोण B बराबर कोण E, ठीक है। दो कोण बराबर करने हैं, तो एक तो ये वाला कोण बराबर कर दिया और एक हमने बराबर कर दिया ये वाला कोण कि C बराबर है कोण F के। ये दोनों चीजें हमें क्या गई हैं, दी गई हैं। और हमसे कहा गया है क्या कि एक इनकी भुजा भी हमने आपको बराबर करवा रखी है। और कौन सी भुजा, अंतर्गत भुजा BC बराबर EF, ठीक है। तो ABC व DEF हमें सिद्ध करना है ये चीजें। अब समझो देखो ये सब हमें दिया गया है। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से सुनो। हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे होने चाहिए, ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होने चाहिए। तो देखो कैसे कर सकते हैं, और हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, देखिए हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABC हमारा सर्वांग सम है त्रिभुज DEF के। तो देखिए किस प्रकार से हम इसको सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। तो हमारे पास यहां पर तीन स्थितियां हैं दो त्रिभुजों के लिए। क्या तीन स्थितियां हैं कि जब हमारा AB और DE है, ये तीनों आपस में किस तरह से स्थितियां बनाएंगे। तो देखो त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए, सर्वांग समता के लिए हमारे पास तीन स्थितियां हैं, हमारे पास तीन स्थितियां हैं। देखिए कैसी हैं तीन स्थितियां, तो देखो कैसी कैसी हैं तीन स्थितियां। पहले की बात करें तो पहली स्थिति यह है कि जब आपका AB किसके बराबर हो, DE के बराबर हो। क्या हो आपका, AB बराबर हो DE के। दूसरी स्थिति है हमारे पास कि जब हमारा AB क्या हो, बड़ा हो DE से, AB बड़ा हो DE से। और तीसरी स्थिति है हमारे पास जब हमारा AB क्या हो, छोटा हो DE से, मतलब हमारा DE इसमें बड़ा होगा। तो देखिए स्थिति 1, तो पहली स्थिति क्या है, पहली स्थिति में यह कह रहा है हमारे पास क्या है, AB बराबर DE है। तो हमारे पास क्या है, AB बराबर DE, ये क्या है, हमारी कल्पना है, ठीक है। तो किससे है ये सिद्ध, AB बराबर DE कैसे बराबर है, कि हमने माना है स्थिति 1 में कि जब हमारा AB किसके बराबर हो, DE के बराबर हो। तो ये कल्पना है। और हमारे पास क्या क्या दिया गया था, देखो हमारे पास एक तो दिया गया है BC बराबर है EF के, तो AB बराबर हो गया DE के और BC बराबर हो गया EF के, ठीक है। तो BC बराबर EF ये दिया है। तो याद करो AB बराबर है DE के, BC बराबर है EF के। तो दो भुजाओं और उनके अंतर्गत कोण यदि बराबर हो तो अंतर्गत कोण कौन है, B और कोण E, ये आपस में कैसे हैं, बराबर है। कोण B बराबर है कोण E के, ये भी क्या है, दिया गया है। तो अब सोचो दो भुजाएं बराबर हो गई और उनके बीच के जो अंतर्गत कोण थे वो भी आपस में बराबर हो गए। तो कौन सा नियम हुआ, ये हमारा हुआ SAS सर्वांग समता नियम। तो हम कह सकते हैं ऐसे कि भाई जब देखो दो भुजाएं बराबर हो गई और उनके बीच के अंतर्गत कोण बराबर हो गए
तो ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? सर्वांग सम होंगे। तो क्या करेंगे? ऐसे एस सर्वांग समता कसौटी से हम क्या कह सकते हैं? कसौटी से हम कह देंगे कि त्रिभुज ABC हमारा त्रिभुज DEF के बराबर होगा। तो त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो गया त्रिभुज DEF के। और ये किससे आया है? ये हमारा ऐसे एस से है। क्लियर? किससे है? ऐसे एस से है। तो पहली स्थिति में तो हो गया कि भाई यदि हमारा पास AB बराबर है DE के तो हम ऐसे एस से इसको सिद्ध कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्थिति 2 की। तो स्थिति 2 क्या है? देखो, स्थिति 2 है हमारा AB बड़ा है DE से। AB बड़ा है DE से। तो इस स्थिति में हम क्या करें? तो देखो, ये आपका मान लीजिए त्रिभुज हो गया ABC और ये त्रिभुज हो गया मान के चलिए आपके पास DEF। ABCDEF। और आपसे कहा जा रहा है क्या कि आपका जो AB है वो हमारा DE से बड़ा है, ये वाला इससे बड़ा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि AB पर हम एक ऐसा बिंदु P मान सकते हैं। क्या किया है हमने? इस AB पर एक बिंदु P इस प्रकार मान सकते हैं कि ये जो PB है वो हमारा DE के बराबर हो जाए। क्या बताया? AB पर एक बिंदु P इस प्रकार मान सकते हैं कि PB बराबर DE हो जाए। तो यहां से क्या होगा? जैसे ही मैं इसको मिलाऊंगा तो मेरे पास क्या होगा? एक त्रिभुज तैयार हो जाएगा, त्रिभुज PBC। क्लियर? तो AB पर एक बिंदु P इस प्रकार मान सकते हैं या इस प्रकार ले सकते हैं कि हमारा जो PB है वो किसके बराबर हो जाए? PB बराबर हो जाए DE के। अब देखो, PB बराबर हो गया DE के, तो PB बराबर है DE के। BC आपको EF के बराबर दिया गया है। तो देखो, PB आपके बराबर हो गया, किसके हो गया? PB DE के बराबर हो गया। और आपको दिया क्या हुआ था? हमें दिया हुआ था कि BC बराबर है EF के। क्या बराबर है? BC बराबर है EF के। तो BC बराबर EF ये हमें दिया गया है। और देखो, ये आपके दो भुजाएं आ गई PB और BC, और एक दो भुजाएं आ गई DE और EF, और इनके बीच का कोण, अंतर्गत कोण क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। और हमें दिया गया है कोण B बराबर कोण E। ये भी क्या है? हमें दिया गया है। तो बताओ क्या होगा? SAS दो भुजाएं और अंतर्गत कोण बराबर हैं, तो क्या होगा? त्रिभुज, कौन सा वाला त्रिभुज? PBC। त्रिभुज PBC सर्वांग सम होगा, क्या होगा? ये सर्वांग सम होगा त्रिभुज DEF के। और किससे होगा? ये SAS सर्वांग समता कसौटी। ठीक है, समझ में आया कैसे हुआ ये सर्वांग सम? तो देखिए, त्रिभुज PBC आपके त्रिभुज DEF के सर्वांग सम आ गया। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज कैसे आ गए? आपस में सर्वांग सम आ गए। लेकिन हमें करना तो ABC था भाई, हमें ABC करना था DEF के सर्वांग सम। हमारे पास आ गया PBC DEF के सर्वांग सम। क्लियर? तो देखिए, CPCT मैंने आपको बोला था, याद रखना CPCT क्या है? CPCT कि यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनके संगत भाग आपस में बराबर होते हैं। तो लिखिए, यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो उनके संगत भाग आपस में बराबर होते हैं। भाई ये चीज क्लियर है अपने पास? अब देखो, बराबर होते हैं। अब समझो, देखो CPCT कैसे यूज आएगा। तो हमारे पास त्रिभुज PBC और DEF आपस में कैसे हैं? सर्वांग सम है। इसका मतलब PB बराबर होगा DE के, और जो ये बराबर होगा इसके, BC बराबर हो गया EF के। और कोण देखो, कोण भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। भाई संगत कोण बराबर होने चाहिए।
इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो कोण है वो किस कोण के बराबर होगा, वो इस कोण के बराबर होगा। अर्थात कोण पीसीबी हमारा बराबर होगा डीएफई के। क्लियर? दो त्रिभुज सर्वांग सम तो उनके संगत भाग बराबर, सीपी सीटी से। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि यदि आपस में ये बराबर होते हैं तो यहां से आपका जो कोण है, कौन सा कोण, पीसीबी, पीसीबी किसके बराबर हो जाएगा, तो आपका पीसीबी बराबर हो जाएगा कोण डीएफई के। क्लियर है? देखो कोण डीएफई के बराबर हो गया। और ये किससे बराबर हुआ है, ये बराबर हुआ है सीपीसीटी से। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई कि कोण पीसीबी हमारा बराबर हो गया कोण डीएफई के। और देखो हमें दिया क्या हुआ था, पर हमें दिया हुआ था कि हमारा जो कोण डीएफई है ये हमें बराबर दिया गया था एसीबी के। भाई हमें कोण एफ कोण सी के बराबर दिया गया है, तो इसका मतलब कोण सी कौन सा है, ये पूरा की पूरा कोण। तो इसका मतलब एसीबी बराबर हो जाएगा डीएफई, ये हमें दिया गया है। तो एसीबी कोण ए सी, यहां लिख लो, कोण एसीबी बराबर हमें किसके दिया हुआ है, डीएफई। और ये क्या है हमारे पास दिया हुआ है। तो अब आप मुझे बताओ, यहां पर तो बोला हुआ है कि जो डीएफई है ये पीसीबी के बराबर है, और यहां बोला हुआ है कि डीएफई एसीबी के बराबर है। तो दोनों से हम क्या कह सकते हैं, तो दोनों से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा कोण होगा, क्या ये आपस में बराबर है, तो यहां से कोण पीसीबी हमारा बराबर हो जाएगा कोण एसीबी के। पीसीबी किसके बराबर हो गया, एसीबी के। अब देखो पीसीबी कहां है आपका, पीसीबी, और ये है एसीबी। अब आप मुझे बताओ कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर कैसे हो सकते हैं। भाई हमने सिद्ध तो कर दिया कि ये वाला कोण इस पूरे वाले कोण के बराबर होगा, पर छोटे बड़े कोण आपस में बराबर कैसे हुए। तो ये एक ही शर्त पे बराबर हो सकते हैं। वो शर्त कौन सी है कि यदि ये P बिंदु यहां ना होके यहां हो जाए, तब क्या होगा, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब P बिंदु क्या होगा, संपाती होगा A बिंदु के साथ में। समझ में आया? देखो ये कोण इस कोण के बराबर तभी हो सकता है जब ये P बिंदु यहां पर A के ऊपर आ जाए। और ये सिर्फ एक कंडीशन है कि यानी कि A व P कैसे होंगे, संपाती होंगे। इसका मतलब हम लिखेंगे कि यह तभी संभव हो सकता है जब P व A बिंदु संपाती हो। ठीक है, और यदि ये संपाती हो गए तो अब ये क्या हो गया, यहां से ये सर्वांग समता सिद्ध कर गया। ठीक है, तो ये कैसे होंगे, संपाती होंगे, तो ये चीज प्रूफ होगी। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों त्रिभुज कैसे हुए, सर्वांग सम हुए। तो अतः त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज डीईएफ के। क्लियर? दूसरी स्थिति भी हो गई। अब बात करते हैं स्थिति 3 की। अब देखो स्थिति 3 क्या कहती है, स्थिति 3 आपसे यह कहती है कि आपका जो ए बी है वो क्या होगा, छोटा होगा डीई से, यानी कि अब हमारा डीई बड़ा है। तो देखिए दो त्रिभुज हो गए आपके पास, ये हो गया ए बी सी, ये हो गया आपका डीईएफ। और देखिए अब क्या कह रहा है कि जो ए बी है वो छोटा है डीई से। इसका मतलब यदि मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, क्लियर, थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, तो इस पर एक बिंदु एम मैं इस प्रकार ले सकता हूं। देखो ये क्या हो जाएगा, यहां से इसको मिला देंगे तो एक त्रिभुज बन जाएगा। तो एक एम इस प्रकार ले सकता हूं, तो क्या होगा, तो यदि रेखा डीई लिख लीजिए, डीई को बढ़ाएं तब हम डीई पर एक बिंदु एम इस प्रकार ले सकते हैं
ले सकते हैं। और किस प्रकार ले सकते हैं? जैसे ही हम ये M बिंदु लेंगे DE पर तो क्या हो जाएगा, यहां से हमारा जो ये ME है ये हमारा AB के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि जो ME है ये हमारा AB के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही ये बराबर हुआ, अब देखो ये सेम पूरा की पूरा प्रोसेस कैसा हो गया जैसा हमने स्थिति 2 में किया था। देखो सेम वही करेंगे, यहां से सर्वांग समता ले लेंगे, फिर इन दोनों त्रिभुजों में करेंगे, फिर कोण का हो जाएगा। तो सेम प्रोसेस जैसा स्थिति 2 में हुआ था वैसा ही स्थिति 3 में हो जाएगा। क्लियर? तो हम डायरेक्ट प्रोसेस करने से बेटर है हम एक चीज लिख सकते हैं, और वो क्या लिख सकते हैं कि स्थिति 2 के तर्क को दोहराते हुए हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा त्रिभुज ABC है वो हमारा सर्वांग होगा त्रिभुज DEF के बराबर। ठीक है, तो तीनों स्थितियों से हमारे ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? सर्वांग सम हो गए। अतः तीनों स्थितियों से क्या हो जाएगा? त्रिभुज ABC हमारा सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज DEF के। ये हो गया आपका सिद्ध। क्लियर बच्चों? तो सभी को समझ में आया किस प्रकार हमने इसको सर्वांग सम सिद्ध किया है। ठीक है, बहुत सरल है। एक बार दोबारा देखिए जल्दी जल्दी क्या किया है हमने। तो देखिए हमें A ऐसे सिद्ध करना था। क्या करना था? हमें A ऐसे सर्वांग समता नियम सिद्ध करना था। तो हमने क्या किया? दो त्रिभुज लिए और हमें दिया गया है, क्या दिया गया है? दो कोण व उनके अंतर्गत भुजा आपस में बराबर होंगे। तो B बराबर हो गया E के, C बराबर हो गया F के, BC बराबर हो गया EF के। और हमें इस त्रिभुज को इसके बराबर क्या करना है? सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो देखिए हमारे पास तीन स्थितियां हो गई कि AB या तो DE के बराबर होगा, या तो AB बड़ा होगा DE से, या फिर AB छोटा होगा DE से। पहली स्थिति हमने ली AB बराबर DE, और हमारे पास दिया गया था BC बराबर EF, कोण B बराबर कोण E। तो यहां लग गया हमारा SAS, यहां से ये दोनों त्रिभुज हो गए हमारे सर्वांग सम सिद्ध। अब बात करते हैं स्थिति 2 की। AB बड़ा हो गया DE से। तो यदि AB बड़ा है DE से तो हमने AB पर एक बिंदु P इस प्रकार ले लिया कि PB हमारा बराबर हो जाए DE से। अब देखिए PB बराबर हो गया DE के, और हमारे पास दिया क्या है? BC EF के बराबर है। तो दो भुजाओं और बराबर हों तो उनके अंतर्गत कोण यदि बराबर हुए तो त्रिभुज कैसे हुए? सर्वांग सम हुए। तो SAS लग गया यहां भी, SAS सर्वांग समता कसौटी, ये दोनों कैसे हो गए? सर्वांग सम हो गए। फिर हमने देखो CPCT में पढ़ा था कि यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो उनके संगत भाग आपस में बराबर होते हैं। तो CPCT से हमने कह दिया कि हमारा कोण PCB बराबर हो गया DFE के। और जैसे ही हमारा ये बराबर हुआ, अब देखो ये हमारे पास दिया हुआ था, तो इन दोनों से हमने कह दिया कि कोण PCB हमारा कोण ACB के बराबर है। और जैसे ही ये दो बराबर हुए हमारे पास पंगा हो गया कि भाई एक छोटा कोण दूसरे कोण से बराबर कैसे हो सकता है। क्या बराबर हुआ था? देखो कि ये जो PCB है ये ACB के बराबर कैसे हो सकता है, और ये तभी संभव है जब A व P आपस में समपाती हो। तो यहां से हमने लिख दिया कि ये समपाती होने चाहिए, और इस तरह से हमारा ये सर्वांग सम हो गया। अब तीसरी स्थिति देखो, इस बार DE बड़ा है। तो यदि DE बड़ा है तो हम क्या कर सकते हैं? देखो DE बड़ा है तो DE पर एक बिंदु M इस प्रकार लिया कि हमारा जो ये ME है ये AB के बराबर हो गया। और अब देखो ये सारा की सारा जो क्रिया है ये सेम स्थिति 2 वाली आ गई। तो हमने डायरेक्ट कह दिया कि स्थिति 2 में जो हमने तर्क यूज किया है सेम वही तर्क से हम कह सकते हैं ABC हमारा सर्वांग सम है त्रिभुज DEF के, और तीनों स्थितियों से ये हमारा सर्वांग सम सिद्ध हो गया। क्लियर? सभी को समझ में आया? अब देखिए आप अगला है हमारा AAS सर्वांग समता नियम। ये क्या है कि दो त्रिभुज सर्वांग सम कहलाते हैं यदि इन त्रिभुजों के दो कोणों के युग्म बराबर हो, कि दो कोण आपस में बराबर हो।
और संगत भुजाओं का एक युग्म बराबर हो। दो कोण बराबर हो और एक भुजा बराबर हो। क्या हो? दो कोण व एक भुजा। अब आप कहोगे सर ये जो AAS है ये तो सेम ASA जैसा हो गया। नहीं, देखो मैंने AAS और ASA में अलग क्या है, तो मैंने आपको जो ASA था उसमें बताया था कि दो कोण बराबर होंगे और उनके अंतर्गत भुजा बराबर होगी। और यहां पर दिया गया है कोई से भी दो कोण बराबर कर दो और कोई से भी एक भुजा बराबर कर दो। तो यहां जरूरी नहीं है कि हम अंतर्गत भुजा को ही बराबर करें, कोई से भी एक भुजा को बराबर कर देंगे तो वो AAS लग जाएगा और सर्वांग समता हो जाएगी। जैसे देखो, एक त्रिभुज आपके पास ये है, एक त्रिभुज आपके पास ये है, ये ABCPQR। और मान लीजिए आप कह रहे हो कि कोण B बराबर है कोण Q के, कोण C बराबर है कोण R के। तो अब AAS लगाने के लिए जरूरी नहीं है हम BC बराबर QR ले, हम अगर AB बराबर PQ भी लेते हैं तो भी क्या हो जाएगा, हमारा ये AAS लग जाएगा और त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज PQR के। क्लियर? तो डिफरेंस समझ में आ गया। AAS और ASA में दो कोण बराबर होंगे और उनके अंतर्गत भुजा बराबर होगी, और AAS में कोई से भी दो कोण और कोई से भी एक भुजा। क्लियर बच्चों? तो अब देखिए हमने ये वाले भाग में क्या क्या सीखा। तो हमने त्रिभुज के बारे में पढ़ा, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज होती है, तीन शीर्ष, तीन कोण और तीन क्या होते हैं, भुजाएं होती हैं। त्रिभुजों की सर्वांग समता पढ़ी कि दो त्रिभुज सर्वांग सम तब कहलाते हैं जब उनके भुजाएं, संगत भुजाएं व संगत कोण आपस में बराबर हो। और त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए हमने कसौटियां पढ़ी। पहली पढ़ी SAS, भुजा कोण भुजा, दो भुजाएं बराबर होंगी व उनके अंतर्गत एक कोण बराबर होगा। तो दो भुजाएं और उनके अंदर वाला कोण बराबर, ये है SAS। फिर हमने पढ़ा ASA, कोण भुजा कोण। इसमें क्या है कि आपके दो कोण बराबर होंगे और उनके अंतर्गत भुजा बराबर होगी। और एक हमने पढ़ा AAS, कोई से भी दो कोण बराबर, कोई से भी एक भुजा बराबर। क्लियर? तो ये हो गया हमारे लर्निंग आउटकम। अब देखिए इसके मूल्यांकन। तो पहला प्रश्न है, दो त्रिभुजों के लिए यदि एक त्रिभुज के दो कोण और सम्मिलित भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और सम्मिलित भुजा के बराबर हो। क्या हो? एक त्रिभुज के दो कोण और सम्मिलित भुजा और दूसरे त्रिभुज के दो कोण और सम्मिलित भुजा, तो कौन सा है बताओ? अब बताओ सिंपल, ASA लगेगा कि AAS लगेगा? देखो, यदि कोई सी भी भुजा की बात कर लेता तब तो लगा देते AAS, लेकिन इसने बात की है सम्मिलित भुजा, और सम्मिलित भुजा मतलब अंतर्गत भुजा, तो कौन सा लगा बच्चों? यहां लग गया आपका ASA, दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा। अगला देखिए, तो प्रश्न 2 देखिए, X और Y के बीच निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो हमें बताना है कौन सा संबंध सही है। हमारे पास तीन कोण दिए गए हैं और हमें बताना है कौन सा संबंध सही है। तो देखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 के बराबर होता है। इसका मतलब इन तीनों का जो योग होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस 2x प्लस वाई प्लस, और यहां पर कितना है 3x, इन तीनों का कोण कितना हो, योग कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो यहां से 6x प्लस 2y बराबर 180 डिग्री, और यहां से कितना आ जाएगा 3x प्लस y बराबर 90 डिग्री। दो का हमने क्या किया बच्चों, भाग दे दिया। तो कौन सा सही है? देखिए 3x प्लस y बराबर 90 डिग्री आपका से इसमें सही है। अब देखिए अब इसका अगला प्रश्न, प्रश्न 3 है, एक त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 5 सेमी और 1.5 सेमी है, तो त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? अब समझो, देखो हमने एक पढ़ा था कि त्रिभुज की दो भुजाओं का जो अंतर होता है वो तीसरी भुजा से बड़ा नहीं हो सकता, छोटा ही होगा। यानी कि एक भुजा हो गई 5, एक हो गई हमारे पास 1.5, तो यदि हम इनका अंतर लें तो कितना आया 3.5। तो इनका जो अंतर है 3.5 आया, तो जो तीसरी भुजा होगी
वो इस 3.5 से बड़ी नहीं हो सकती, छोटी ही होगी। तो देखिए 3.5 से बड़ा कौन है? 3.6 नहीं होगा, 3.8 नहीं होगा, 4.1 नहीं होगा। तो कौन सा सही है? हमारा ए सही है कि त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है। क्लियर बच्चों? तो बच्चों ये वाला भाग करते हैं हम यहीं पर समाप्त। इस भाग में हमने त्रिभुजों की सर्वांग समता व उनकी कसौटियों के बारे में जाना। अगले भाग में हम इसके उदाहरणों को हल करेंगे। तो मैं आशा करता हूं आप सभी को मेरी कक्षा अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय।